मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे ओज़ोन डिप्लीशन के बारे में। इसके अलावा उसके जो कॉजेज़ हैं और इफ़ेक्ट्स हैं वो भी आपको पढ़ाएंगे, और इसके अलावा जो ओज़ोन बतौर पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो जो हमारे पास ओज़ोन है वो एक ऑडरलेस गैस है। ऑडरलेस का मतलब ये होता है कि उसकी कोई बदबू नहीं है। वो कलरलेस है। कलरलेस का मतलब ये है कि उसका कोई रंग भी नहीं है, और वो 3 ऑक्सीजन के मालिक्यूल से मिलकर बनी है, इसलिए उसको O3 भी कहते हैं। ये जो 3 है यहाँ पर ये बड़ा करके लिखा गया है, लेकिन असल में ये दाईं तरफ जहाँ पर ये मौजूद है नीचे की तरफ छोटा करके लिखा जाता है। पेपर में आप ये गलती मत करिएगा। और ये क्या है, ये नेचुरल पार्ट है इन्वायरमेंट का। ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हमारे इन्वायरमेंट में कुदरती तौर पर पाई जाती है, ताकि हम इस सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस से बचा सकें। अगर आपने हमारा एटमॉस्फेयर वाला जो लेक्चर है वो नहीं देखा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो आप वो देख लें। तो उसमें हमने आपको ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर सारा कुछ तरतीब के साथ पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे। और इसके अलावा ये अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, और वहाँ पर ये सूरज से आने वाली ख़तरनाक शुआओं को रोक लेती है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है। और अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर से नीचे आ जाए तो उस वक्त ये एज अ प्ल्यूटेंट एक्ट करती हैं। तो जैसे कि आपको बताया गया है कि बट एट द ग्राउंड लेवल ओजोन इज़ एन एयर पोल्यूटेंट, तो जो कि पौधों को और इंसानों के लिए बहुत ही ख़तरनाक होती है। तो यहाँ पर आप ये इसको देख सकते हैं। और ये जो आपके पास ओजोन गैस है ये डिस्टर्ब होती है इन्वायरमेंट में जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स होते हैं उनकी वजह से। पोल्यूटेंट्स वो केमिकल स्पीशीज़ होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी एनवायरनमेंट के पार्ट का हिस्सा बनते हैं और वहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स को छोड़ते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट करते हैं। ऐसे तमाम केमिकल्स को हम पोल्यूटेंट्स कह देते हैं। तो जो ओज़ोन है वो डैमेज करती है एज अ पोल्यूटेंट, यानी कि अगर ओज़ोन ट्रोपोस्फेयर के अंदर आ गई है तो वो टिश्यूज़ को डैमेज कर देगी रेस्पिरेटरी ट्रैक के। मतलब कि जो हम सांस लेते हैं तो वो जहाँ पर वो जो पाइप है जिसकी मदद से हवा अंदर और बाहर आती है, तो वहाँ पर वो जो पाइप जिन टिश्यूज़ से मिलकर बना है उसको ये इम्पैक्ट करेगी और डायरेक्ट उसको डिस्टर्ब करेगी, इरिटेशन वगैरह पैदा करेगी, नज़ला ज़ुकाम वगैरह पैदा करेगी। और अगर उसका बर वक्त इलाज ना किया गया तो बीमारी बढ़ सकती है, और ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, और उसके बाद फिर लंग्स कैंसर तक भी बात जा सकती है। तो इसके अलावा ओज़ोन एज आ पोल्यूशन डैमेज करती है, फसलों को डैमेज करती है, दरख्तों को डैमेज करती है, और जो एक इलाके में ख़ास किस्म के पौधे पाए जाते हैं उनको भी डैमेज करती है, क्योंकि जो ओज़ोन है वो ऑक्सीजन की निस्बत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ओज़ोन लेयर है वो आपके पास ट्रोपोस्फेयर के अंदर पाई जाती है। आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं कि ओज़ोन आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है। जो आपके एटमॉस्फेयर में पहले 12 किलोमीटर होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर होते हैं, और फिर 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी कि अगर आप सी लेवल कराची जो कि एक सी लेवल के ऊपर मौजूद शहर है वहाँ से ऊपर आसमान की तरफ जाएं तो पहले 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है। तो उस 12 किलोमीटर के बाद 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर होगा। उस स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर एरिया के अंदर या मिड से थोड़ा सा नीचे आपके पास ओज़ोन लेयर होती है। वो ओज़ोन लेयर क्या करती है, वो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज़ को रोक देती है, और वो रेज़ जो कि अगर इंसानी जिस्म के ऊपर, जिल्द के ऊपर या मुख्तलिफ़ जानदारों के ऊपर और ज़मीन के ऊपर मौजूद तमाम स्पीशीज़ के ऊपर पड़े तो वो वहाँ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट ना करे। तो इस तरह की रेज़ को आने देती है जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और जिनकी वेवलेंथ कम होती है, जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी वेव्स को ओज़ोन लेयर रोक लेती है, और जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर लाइफ सस्टेन करती है। तो
तो ओज़ोन लेयर जो आपके पास डिप्लीशन है उसके पीछे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल्स उसके ज़िम्मेदार हैं। और इसके अलावा जो बहुत ही तेज़ अल्ट्रावायलेट रेज़ आती हैं वो अक्सर इतनी ज़्यादा इंटेंस होती हैं कि वो ओज़ोन के मॉलिक्यूल को ही तोड़ देती हैं। लेकिन ये एक साइक्लिक प्रोसेस है कि ओज़ोन ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन ओज़ोन में कन्वर्ट होती रहती है। तो जो CFC मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मॉलिक्यूल हैं, जब ये उस साइक्लिक प्रोसेस का पार्ट बनते हैं जिसमें ओज़ोन ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन ओज़ोन में कन्वर्ट होती है, तो वो वहाँ पर क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना देते हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ और केमिकल मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बना देते हैं, जिसकी वजह से जो ओज़ोन साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ओज़ोन की डिप्लीशन हो जाती है और ओज़ोन लेयर पतली होना शुरू हो जाती है। और कहीं कहीं पर तो बाकायदा ओज़ोन ने होल तक बना दिए हैं, यानी कि ऐसे ऐसे होल्स मौजूद हैं जहाँ पर ओज़ोन मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज़ ज़मीन तक पहुँच जाती हैं और यहाँ पर अपने असरात दिखाना शुरू कर देती हैं। तो ये ओज़ोन लेयर डिप्लीशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पर आपको ओज़ोन लेयर डिप्लीशन एक और तरीके से दिखाई गई है। आप यहाँ पर उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि आपके पास जो क्लोरोफ्लोरो मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं कि एक कार्बन मॉलिक्यूल है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड क्लोरीन के हैं और 1 बॉन्ड फ्लोरीन का है। तो जब यहाँ पर से एक बॉन्ड क्लोरीन का टूटता है UV रेडिएशन की वजह से, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो सूरज से आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी होती है। तो जब वो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को तोड़ती हैं और दूसरी तरफ से जो ओज़ोन का मॉलिक्यूल है वो टूटकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उधर से वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और इधर से ये CFC मॉलिक्यूल ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं और पोल्यूटेंट बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ओज़ोन जो उसकी एक अमाउंट होती है, क्वांटिटी होती है, वो रिड्यूस हो जाती है और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज़मीन तक पहुंचना शुरू हो जाती हैं। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो ओज़ोन डिप्लीशन केमिकल है उसमें आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जिसमें आपके पास एयरसोल्स हैं, रेफ्रिजरेंट्स हैं और सॉल्वेंट्स हैं। एयरसोल्स आपके पास वो होते हैं यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं जो हवा का हिस्सा बनते हैं उनको एयरसोल्स कह देते हैं। इसके अलावा आपके पास HCFCs हैं। इसके अलावा आपके पास हेलोन्स हैं। इसके अलावा आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड हैं जो कि पेस्टिसाइड से आते हैं। तो आप ओज़ोन डिप्लीशन केमिकल्स इनको नोट कर लें और इन्हीं 4 को एज़ इट इज़ अगर आप पेपर में लिख देंगे, इसका पहले इसको डिफ़ाइन कर देंगे, फिर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लिख देंगे, फिर ओज़ोन डिप्लीशन केमिकल्स लिख देंगे, फिर इसके इम्पैक्ट्स लिख देंगे, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जैसे कि स्टेप 1 में ये होता है कि जो आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है वो उसकी एमिशन होती है जो कि ओज़ोन लेयर को रीच करते हैं, उस तक पहुंचते हैं। स्टेप 2 के अंदर ये होता है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो टूट जाता है सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से, और उसके बाद वो क्या होता है वो ओज़ोन का हिस्सा बनता है स्टेप 3 के अंदर, कि जो एक्टिव क्लोरीन एटम होता है वो ओज़ोन के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से ओज़ोन लेयर के अंदर डिप्लीशन हो जाती है। और चौथे स्टेप के अंदर ये होता है कि अल्ट्रावायलेट रेज़ जो कि पहले बहुत ही कम क्वांटिटी में ज़मीन तक पहुंच पा रही थी, अब उनकी क्वांटिटी में इजाफ़ा हो जाता है जो कि इंसानी सेहत के लिए बराह रास्त ख़तरा हैं। तो ये 4 स्टेप हैं और आप इसमें इसका कॉज और इफ़ेक्ट दोनों चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से आपको दिखाया गया है कि कैसे मुख्तलिफ़ केमिकल्स हवा का हिस्सा बनते हैं। उसमें जो CFCs हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं, वहाँ पर ओज़ोन लेयर के साथ रिएक्शन करते हैं जिस वजह से ओज़ोन डिप्लीशन होती है और उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन की तरफ आती हैं। तो जो इसके कॉजेज़ हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो प्लास्टिक फोम है जिसमें से CFCs निकलती हैं। उसके बाद एयरसोल्स हैं, उसके बाद आपके पास मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, आपके पास 17% दूसरे हैं। ऑटो एयर कंडीशंस में से 20% कंट्रीब्यूट करती हैं और जो मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो 21% कंट्रीब्यूट करते हैं। आप यहाँ पर उनको देख सकते हैं।
तो डिप्लीशन है वो कैसे होती है, वो आपको यहाँ पर बताया गया है कि CFC हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन ऑक्साइड हो सकती है। ये जो O उन्होंने छोटा डाला है, आपने इसको Cl के साथ कैपिटल O के तौर पर लिखना है, यहाँ पर एक गलती है। तो आप उसको Cl कैपिटल O लिखेंगे। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो सकता है, यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन बड़ा आना था, कैपिटल आना था। फिर आपके पास ब्रोमीन हो सकती है, फिर आपके पास क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड हो सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकती है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो ये जो सूरज से आने वाली शुआएं होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हर चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। इंसानी जिल्द के ऊपर पड़ती रहती हैं तो वहाँ पर कैंसर कॉज कर सकती हैं, और जो आँखों की एलर्जी पैदा हो सकती है। इसके अलावा आपको मुख्तलिफ़ एलर्जीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ वायरस बैक्टीरिया जो कि इनएक्टिव होते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर एक्टिव होंगे, तो UV रेडिएशन जब वहाँ पर पहुँचती है तो वो एक्टिव होते हैं, तो वो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा जब ये पानी के ऊपर पड़ती है तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शन करवा कर उसकी केमिस्ट्री थोड़ी बहुत चेंज कर देती है, तो एक्वेटिक लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट होता है। और अगर एक्वेटिक लाइफ के ऊपर या किसी भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर किसी भी एक स्पीशी को अगर हम निकाल दें तो उससे पूरी बायोडाइवर्सिटी का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी चीज़ का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हो सकता है अगर आप उसको आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ओजोन डिप्लीशन है उसको एक और अच्छे अंदाज से दिखाया गया है। ओजोन डिप्लीशन की वजह से ना सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर असर पड़ता है, और इसके अलावा अर्थ का टेम्परेचर भी राइज़ करता है। अर्थ का टेम्परेचर राइज़ करने की वजह से जो नेचुरल साइकिल्स हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं। फ्री रेडिकल्स एक ऐसा उसको एटम भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि ये फ्री रेडिकल एटम है या मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है और जो कि एक्साइटेड फॉर्म में होता है। एक्साइटेड फॉर्म में होता है कि वो केमिकल रिएक्शन देने के लिए तैयार होता है, तो उसको हम फ्री रेडिकल कह सकते हैं। और यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है ओजोन डिप्लीशन के अंदर। तो ये आज का लेक्चर था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो भी कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और जो हमारा मकसद है उसमें हमारी मदद कर सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं। चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।